हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं श्री सारदा क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मानव उत्सर्जन तंत्र, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड ने डेट अनाउंस अभी नहीं किया है, लेकिन बता दिया है कि हो सकता है कि फरवरी में पेपर शुरू हो जाए। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो अगर पूरा देखिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अच्छा नहीं लगे तो आप जानते हैं क्या करना है। आइए तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, इसमें दो शब्द दिया है, उत्सर्जन, ठीक है, और तंत्र। तो हम पहले जानेंगे उत्सर्जन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे तंत्र क्या है। ठीक है, तो उत्सर्जन उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ, जो हमारे शरीर में हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, ठीक है ना, उपापचयी क्रियाएं, यानी हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही उसे हमको क्या बोलेंगे, उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं। ठीक है, तो उनसे होने वाले, उनके द्वारा बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। ठीक है, और उस अपशिष्ट पदार्थ और उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन जो अंग उस अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल रहा है उसे हम बोलेंगे उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन। ठीक है, हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती। ठीक है, हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगी। ठीक है, और जैसे हम कह रहे हैं कि क्लास में कोई बच्चा बहुत शरारत कर रहा है, ठीक है, वो क्लास में शरारत कर रहा है, उसको हम क्या करें, उठाकर बाहर निकालें। ठीक है, हमको बोले खड़ा हो जाओ और बाहर चला जाए। ठीक है, तो वह खड़ा होकर कहाँ जाएगा, क्लास से बाहर चला गया। ठीक है, तो क्लास से बाहर जाने की प्रक्रिया उसकी क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कराना है। ठीक है, और मैं उसको निकाल रहा हूँ बाहर, तो मैं उत्सर्जन अंग कहलाऊंगा या उत्सर्जी अंग कहलाऊंगा। और वह जो बाहर जा रहा उसको हम क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ या हानिकारक पदार्थ। अगर मान लो कोई पूछ दे कि वो हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ होते कौन से हैं, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, वह हानिकारक पदार्थों में, मान लो उसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन जानते रहिए हानिकारक पदार्थ। ठीक है, ये हानिकारक पदार्थ है, जैसे हमारा हो गया यूरिया, ठीक है, CO2, ठीक है, ये सब क्या हमारे हानिकारक पदार्थ हैं। यूरिया अगर शरीर में हमारे ज्यादा देर तक रह जाएगी तो हमें नुकसान पहुंचाएगी। CO2, ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, जो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा बनता है उसके फलस्वरूप CO2 बनता है, तो उसको भी शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं उत्सर्जी अंग। ठीक है, उत्सर्जी अंग। ठीक, उत्सर्जी अंग कहते किसे, हमें तो बताएं, जो अंग
जो अंग हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो अंग हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उत्सर्जी अंग कहते हैं। और मान लीजिए जैसे कोई पूछ दिया जाए कि उत्सर्जी अंग कोई बताइए, जैसे उदाहरण बता दीजिए कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो आप बहुत कई निम्न प्रकार के हैं, तो उदाहरण में एक लिख लीजिए, ठीक है। जैसे हमारा हो गया त्वचा, ये हमारा क्या उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा, ये हमारा क्या उत्सर्जी अंग है। और यकृत भी बता सकते हैं, यकृत भी हमारा क्या उत्सर्जी अंग है, ठीक है। त्वचा, फेफड़ा, यकृत क्या है उत्सर्जी अंग, ठीक है। और नहीं तो हम इसका एक लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी अंग के कार्य, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य, ठीक है। हो सकता है आपसे पूछे बताइए उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं या उनके कार्य क्या हैं, तो हम एक एक करके लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि उत्सर्जी अंग निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला हो जाएगा, इसको और यहाँ लिखते हैं पहला त्वचा, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्किन। ये हमारा पहला उत्सर्जी अंग है त्वचा। अब आप लोग पूछेंगे त्वचा कैसे उत्सर्जी अंग है, ठीक है। तो त्वचा उत्सर्जी अंग है, इससे हमें क्या निकलता है, पहला तो हम बोल सकते हैं पसीना निकलता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि यह क्या करता है, नमक भी इससे निकलता है। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं सीबम, ठीक है, हो गया। पसीना, ठीक है ना, वैसे पसीना में ही नमक निकलता है, पसीना के साथ ही नमक निकलता है, ठीक है। इसको आपने गर्मियों के समय में आप लोग जैसे कपड़ा पहनते हैं काला, अगर उससे ज़्यादा दिखाई देता है, काला कपड़ा पहनते हैं तो देखते हुए कभी कभी सफ़ेद सफ़ेद टाइप धब्बा बन जाता है, ठीक है। तो वह क्या होता है, वह नमक होता है। नमक की वजह से क्या होता है, हमारा जो कपड़ा होता है सफ़ेद हो जाता है। और सीबम यह एक तैलीय पदार्थ, कैसा है, तैलीय पदार्थ, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग देखते हो जैसे चिपचिपा टाइप नाक या चेहरे पे चिपचिपा टाइप होता है ना, तो तैलीय, सीबम को क्या बोलते हैं, तैलीय पदार्थ, ठीक है। पसीना से, ठीक है ना। स्किन जो त्वचा है इसको हम बोल सकते हैं या जो सबसे बड़ी बड़ी नहीं बड़ा, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग, यह सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, ठीक है। क्योंकि पूरे शरीर जितनी त्वचा, हमारा ऊपर नीचे त्वचा ही तो है जो बाहरी आवरण, ठीक है। इसमें जो संवेदीय ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है, संवेदीय ग्रंथि पाई जाती है, संवेदी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। ये सब ग्रंथि वाले चैप्टर में या हेडिंग करके आएगी, उसके तरह हम पढ़े जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी उत्सर्जी अंग है वह त्वचा है, और यह स्वेदी ग्रंथियों के द्वारा ही क्या निकलता है, ये पसीना निकलता है, ठीक है। जो हमारे शरीर के तापमान को, जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित
करती है। ठीक है, पसीना निकलने से हमें क्या फायदा, पसीना जब निकलता है तो हमारे शरीर क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, और यह एक संवेदी ग्रंथि, संवेदी नामक ग्रंथि पाई जाती है जिसके माध्यम से पसीना निकलता है। यह सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। और पूछा जाए त्वचा किस प्रकार से उत्सर्जी अंग है, तो बताना है कि पसीना यानी पसीने को निकालता है, पानी होता है आप लोग जानते ही हैं, उसके साथ नमक भी निकलता है, और सबसे सीबम जो हमारे नाक पे देखते होंगे तैलीय पदार्थ चिपचिपा टाइप रहता है उसको हम सीबम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला था त्वचा। ठीक है, पहला उत्सर्जी अंग होगा त्वचा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, ठीक है, फेफड़ा। इसको हम बोलते हैं लंग्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे लंग्स किस प्रकार से, जो एक उत्सर्जी अंग होगा भाई, तो उत्सर्जी अंग है क्योंकि हमारे शरीर से यह CO2 को किसको निकालता है, CO2। ठीक है, और दूसरा है वाष्प। ठीक है, और बलगम भी लिख सकते हैं, बलगम यानी खेखार, भोजपुरी भाषा में क्या बोलते हैं, खेखार। जो बूढ़ा लोग खांसते खांसते क्या करते हैं, बूढ़ नेका टाइप थूकते हैं ना, वो क्या होता है, खेखार, उसी को हम बोलते हैं बलगम। ठीक है, तो हमारे शरीर से जो फेफड़ा क्या निकाला, CO2 निकाला है, वाष्प निकाला है, बलगम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है, वाष्प अभी गर्मी बोल रहे हैं, ठंडी के सीजन चल ही रहा है। ठीक है, इस समय आप लोग देखो सांस उठ लेते हैं, नहाने जाते हैं, नहा के आते हैं तो खूब, तो ये क्या निकलता है हमारे शरीर से, क्या निकला, वाष्प निकल रहा है, बलगम या खेखार टाइप होता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा में इसी को बोलते हैं खेखार। ठीक है, जिसको खांसी आने के बाद जो आप लोग क्या करते हैं, खांसी आती है तो फेफड़ा उसको क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, धक्का देने के बाद कहाँ से आता है, तो फेफड़े से ही आ रहा है ना, मतलब तो यह क्या बोला, CO2 वाष्प और बलगम को निकाल रहा है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा मतलब उत्सर्जी अंग है, तो एक हो गया उत्सर्जी अंग और यह हो गया फेफड़ा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें भी लिख लीजिए, उसे लिखे होंगे, यह क्या करता है, पसीना निकालता है, नमक निकालता है, और तीसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं यकृत। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक है, यकृत जो है हमारे शरीर में एक पदार्थ बनता है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक या खतरनाक पदार्थ है। ठीक है, जिसको शरीर से निकालना बहुत आवश्यक है, लेकिन यह क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। किसमें कर, यूरिया में बदल देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूरिया नहीं खतरनाक है, यह भी खतरनाक है, लेकिन जितनी खतरनाक अमोनिया है उससे यह कम है, यानी यह खतरनाक का बप्पा है और यह खतरनाक का बेटा है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा खतरनाक अमोनिया है, इसको परिवर्तित करता है किसको, यूरिया में, और यूरिया को जैसे ही यकृत क्या करता है, परिवर्तित करता है, परिवर्तित करने के बाद तुरंत किसको दे देता है, हमारे वृक्क को देता है, जो हमको इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है। ठीक है, जो हमारे पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वृक्क। ठीक है, किडनी। ठीक है, यह यूरिया किसको दे देता है, किडनी को, और किडनी इसको क्या करता है, पेशाब के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, उत्सर्जी अंग हो उनके प्रकार। तो त्वचा, फेफड़ा, यकृत और वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग है। ठीक है,
और उसका हमने काम भी समझा दिया है। हम समझते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे मुख्य यानी उत्सर्जी अंग की बात किया जाएगा तो कौन होगा, यह वृक्क है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, और मुख्य रूप से हमें इसी को, किडनी को, वृक्क को ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे पेपर में वृक्क की कार्यविधि, वृक्क की संरचना, वृक्क की रचना या उसका संचित वर्णन करके पूछता है, और हर साल पूछता है या हर वर्ष पूछा गया है। ठीक है, अगर आप लोग पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो हमेशा पूछा है। तो हमें वृक्क पढ़ना है। तो आइए अब देखते हैं वृक्क किसे कहते हैं, और वृक्क कैसा है, कितने आकार का, कितना लंबा, कितना चौड़ा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वृक्क। ठीक है ना, वृक्क बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, हमारे बोर्ड की दृष्टि से, और बार बार पूछा जाता है। तो स्टार लगा के इसको देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आसान है। जितना ही आसान है उतना कठिन भी। अगर समझ में आएगा तो आसान, नहीं समझ में आए तो कठिन। तो वृक्क एक क्या है हमारे, इसमें हम लिख सकते हैं यह मुख्य उत्सर्जी अंग है, यह मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, जो, ठीक, पहले बता दे रहे हैं, जो वृक्क होता है यह हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, यह जो हमारे उदर गुहा के, इसकी संख्या, ठीक है ना, पहले हम लिख सकते इसकी संख्या, इसकी संख्या, अगर संख्या की बात की जाए तो 2 होता है। इसकी संख्या 2 होता है, और जोड़ी वैसे लिखा जाता है, 1 जोड़ी पाया जाता है। कितना पाई जाती है, 1 जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, 1 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यह 1 जोड़ी में पाया जाता है। यह जो है कि उदर गुहा में, ठीक है, हमारे शरीर के उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, तो उदर गुहा का मतलब समझ रहे हैं ना, जो पेट हमारा है, यह पेट क्या है, हमारा उदर है। ऊपर वाला भाग लंबोदर नाम सुने कि नहीं, जिसका लंबा उदर, लंबोदर गणेश। तो जो बाहरी भाग होता है क्या कहलाता है, उदर कहलाता है। ठीक है, और नीचे वाला भाग अमाशय। तो उदर के नीचे, ठीक है ना, उदर के नीचे, डायफ्राम के नीचे, ठीक है ना, यह जो हमारी पसली की, हमारे पसलियों की जो लास्ट हड्डी होती है उसको बोल, ठीक है, उसके नीचे स्थित होता है हमारा वृक्क, जो इसकी संख्या होती है 2 होती है, और यह जोड़ी में पाए जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह शरीर में उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, जिसको साफ नहीं दिख रहा हम बोल रहे हैं, हमारे साथ साथ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यह शरीर के उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाली बातें। ठीक है, कि वृक्क एक मुख्य उत्सर्जी अंग है, इसकी संख्या 2 होती है, या जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, जिसका जहाँ पाया जाता है यह उदर गुहा के डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि इसका वजन कितना है, ठीक है, स्टूडियो में कितना पाया जाता है, पुरुष में कितना पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लिख रहे हैं, जो वृक्क है, ठीक है, वृक्क को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है मूत्रवाहिनी, दूसरा है मूत्राशय, और तीसरा है मूत्र मार्ग। ठीक है, वृक्क को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मूत्रवाहिनी, दूसरा है मूत्राशय, और तीसरा है मूत्र मार्ग। ठीक है, मूत्रवाहिनी का मतलब है जिसके रास्ते से, मतलब जिस नली से होते हुए, जिस नाली से, जैसे गांव में होता है ना, खेत सींच रहे हो तो जिस जाता है ना, तो जिस नाली से मूत्र यानी हमारा पेशाब जाता है उसको हम क्या बोले, मूत्रवाहिनी। और जहाँ पर इकट्ठा होता है, जो ट्यूबवेल का काम करता है, ठीक है,
वो क्या कहलाएगा, मूत्राशय कहलाएगा। ठीक है, और जहां से यह बाहर निकालता है, जहां से यह बाहर निकलता उसको मूत्र मार्ग बोला जाता है। ठीक है, तो अब उसका हम चित्र बना रहे हैं। ठीक है, किडनी की संरचना, तो आप लोग देखिए। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना। ये हमारा बन गया चित्र। ठीक है, वृक्क जो अभी बताए थे कि वृक्क को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो यह जो वाला भाग है, यह जो नली टाइप है, इसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी, इंग्लिश में बोलते हैं यूरेटर। यह जो गोला टाइप बना है, ठीक है, इसको हम मूत्राशय बोलते हैं, जहाँ पर पेशाब को इकट्ठा स्टोर किया जाता है। और यह मूत्र मार्ग, ठीक है, जहाँ से पेशाब को बाहर निकाला, यानी यूरिन को शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और यह होगा वृक्क, पहला वृक्क, दूसरा वृक्क। और वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम अधिवृक्क कहते हैं, या एड्रिनल, अधिवृक्क को हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि, वृक्क को किडनी, मूत्रवाहिनी को यूरेटर, मूत्राशय को ब्लैडर, और इसको यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल सवाल पूछता है, ठीक है, कि शुद्ध रक्त कहाँ से आता है, तो ये सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, धमनी से शुद्ध रक्त और शिरा से अशुद्ध रक्त आता जाता है। इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें केवल पढ़ना है इसको संरचना को। ठीक है, इसके कार्य विधि को पढ़ना है कि कैसे इसमें क्या क्या होता। तो हम पहले इसके बाह्य संरचना को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बाह्य संरचना के अंतर्गत आता है, ये चित्र बना दी। कभी पूछता है कि संचित्र वर्णन कीजिए, मानव किडनी का संचित्र वर्णन कीजिए, या मानव की किडनी का रचना कीजिए और उसी कार्य विधि को बताइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और चित्र को बना लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अधिवृक्क, यह हो गया वृक्क, या मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी। हम नामकरण को मिटा रहे हैं। ठीक है, नामकरण को मिटा रहे हैं, और इसके बगल में हमें वृक्क की बाह्य संरचना, ठीक है, वृक्क की बाह्य संरचना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे, जो वृक्क का आकार होता है, हम केवल लिखते जा रहे हैं, आप लोग लिख दें। ठीक है, जो वृक्क का आकार होता है सेम के बीज के समान होता है, सेम के बीज के समान होता है, यह सेम के बीज के समान होती है। और इसकी संख्या पूछी जाएगी। ठीक है, संख्या, तो संख्या में 2 होगा, और जोड़ी में पूछा जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि जो है कि जो वृक्क होता है, वृक्क की जो पुरुषों में इसका वजन होता है कितना होता है। ठीक है, तो पुरुषों में इसका वजन, पुरुषों में इसका जो इसका रंग होता है, या कत्थई कलर का, कत्थई भूरे रंग का होता है।
रंग का होता है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक, वृक्क की लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, यह चौड़ाई लिखा गया है पूरा, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई की बात की जाए कि यह कितना मोटा होता है, ठीक है, तो यह मोटाई इसकी 2 से लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी रंग की बात की जाए यह कत्थई भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। इसका वजन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, पुरुष में वजन, ठीक है, पुरुष में वजन इसका होता है 130 से 160 ग्राम। ठीक है, और स्त्रियों की बात की जाए, स्त्रियों में इसके वजन की बात की जाए तो यह होता है 110 से 140 ग्राम तक होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वृक्क की बाह्य संरचना बताइए, वृक्क की बाह्य संरचना बताइए, ठीक है, तो वृक्क की बाह्य संरचना, ठीक है, इसका जो आकार होता है सेम की बीज के आकार का होता है, यह संख्या में 2 होता है। इसका रंग कत्थई भूरे रंग का होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, इसकी चौड़ाई 5 से 6 मीटर। आपको एकदम जैसे अपनी भाषा में लिखना है, हम तो यहाँ पर लिख के समझाए हैं केवल। ठीक है, तो इसकी जो वृक्क की जो चौड़ाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, इसकी मोटाई 2 से 5 सेंटीमीटर होती है, और पुरुष में वजन इसका 130 से 160 ग्राम होता है, और स्त्रियां यानी महिलाओं में इसकी जो वजन होता है 110 से 140 ग्राम होता है। ठीक है, 140 ग्राम होता है। ठीक, वृक्क के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, वृक्क के ऊपर एक झिल्ली का आवरण, एक पतली आवरण पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। ठीक है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, आवरण, झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है, इस बात को याद रखना, कहीं लिख लीजिए गांठ बांध के। ठीक है, खूब पूछता है कि बताइए वृक्क के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, जो आवरण पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? पेरिटोनियम नाम होता है। ठीक है, तो वृक्क के जो ऊपर झिल्ली का आवरण पाया जाता है, पतली परत पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। तो यह वृक्क का बाहरी संरचना होगी। ठीक है, कि वृक्क के अंतर्गत क्या, वृक्क का आकार कैसा है, वृक्क की संख्या क्या है, उसका रंग कैसा होता है, वह वजन कितना है। ठीक है, यह सब बातें हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं वृक्क का आंतरिक संरचना। और इसके ऊपर एक और वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो लिख लिए, वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। बस यही लिखना था। ठीक है, लिख लीजिए। तो बहुत आसान था एकदम समझना। ठीक है, और यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पेपर में बार बार पूछता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वृक्क का बाह्य संरचना। ठीक है, बाहरी संरचना नहीं पढ़ना है, उसमें कुछ नोट डाल के लिख लीजिए। ठीक है, पूछता है तो नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है, पूछता है वृक्क का शुद्धिकरण, मतलब वृक्क का नहीं, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता? ठीक है, शुद्धिकरण और छानने में अंतर है। ठीक है, छानने की बात करेगा तो कौन करेगा? वृक्क को छानता कौन है? वृक्क मतलब रक्त को छानता कौन है? तो वृक्क छानता है। ठीक है, ये इसे नहीं लिखते, यह रक्त को छानता है। और शुद्धिकरण की बात करेगा, ठीक है, शुद्धिकरण की बात करेगा तो कौन करेगा?
फेफड़ा करता है ना, बताइए। क्योंकि वहीं पर जो है कि रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त, यानी शुद्धिकरण हो गया, ठीक है। और यह जो है, जो किडनी होती है, जो किडनी होती है, यह पीएच को नियंत्रित करती है। पीएच का मतलब समझ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है, ठीक है। तो पीएच का मतलब यानी क्षार और अम्ल को यह क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्षार और अम्ल को नियंत्रित करता है, ठीक है। और अगला पॉइंट है, यह जहर को निष्क्रिय करता है, जहर को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय करता है, ठीक है। यह क्या करता है, जहर को निष्क्रिय करता है। कहने का मतलब ये जहर, अगर कोई व्यक्ति जहर खा रहा है, हल्का फुल्का जहर खा लिया है, तो यह उसको खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन कोई व्यक्ति जहर खा के मर चुका है, ठीक है, उसका परीक्षण हम पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति जहर खा के मर चुका है तो उसका परीक्षण कैसे पता चलेगा, किसके परीक्षण से पता चलेगा कि व्यक्ति को जहर देके मारा गया है। तो किडनी नहीं मारना है, क्योंकि यह जहर को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। यकृत से पता चलेगा, हमारी यकृत से पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को जहर देके मारा गया। लेकिन यह जहर क्या करता है, निष्क्रिय, मतलब उसका जो प्रभाव होता है होने ही नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, जो इम्पोर्टेंट बातें थे जानना आपको हमने बता दिया है, ठीक है। अब आगे हमको आगे पढ़ना है, ठीक है, आंतरिक संरचना, ठीक है। आंतरिक संरचना, वृक्क की आंतरिक संरचना। तो वृक्क की जो आंतरिक संरचना होगा उसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।